वेलोसिटी। और एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है कि वैसा मिनिमम वेलोसिटी जिससे कोई भी प्लैनेट जो हो वो ग्रेविटेशनल फील्ड के इन्फ्लुएंस से, है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड के इन्फ्लुएंस से क्या हो जाए, जस्ट एस्केप करे, बाहर निकले, तो उतना मिनिमम वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। जैसे हम लोग अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी को फाइंड आउट किए थे, है ना। इसके अलावा हम लोग डिफरेंट प्लैनेट्स का ऑर्बिटल वेलोसिटी को देख सकते हैं। और ये देखे थे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट्स के मास से इंडिपेंडेंट है। मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्या, सैटेलाइट के मास से डिपेंड नहीं करता है, बट वो किस पे डिपेंड करेगा, वो प्लैनेट के मास पे डिपेंड करेगा, है ना। वो जरूर से प्लैनेट के मास पे डिपेंड करता है, लेकिन ये सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता है ना। तो ये सब हम लोग डिस्कस किए थे, जैसे ये स्लाइड में यहाँ पे दिख रहा है, ये सब लोग डिस्कस कर लिए थे। ऑर्बिटल वेलोसिटी का किए थे, इसमें ये देखे थे कि v नॉट का वैल्यू आता है √gm/r, where g is the universal gravitational constant and is the mass of the planet, r is the radius। तो बहुत सारा प्रॉब्लम भी किए थे, कुछ नोटेबल पॉइंट देखे थे। इसके अलावा हम टाइम पीरियड वगैरह डिस्कस कर लिए थे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर हम एक डाउट भेजे हैं 9th एरीड के फिजिक्स डाउट में। अच्छा, सर वो ग्रेविटेशन चैप्टर से ही रिलेटेड है। ठीक। Apple falls from tree onto the ground. What does it tell about nature of gravitational force? It is a repulsive force which at greater height. It's a repulsive force which is independent height. अच्छा, फॉल कर रहा है ना। हाँ, तो ये इसका आंसर यही होगा, repulsive force नहीं होगा, which acts at greater heights. Repulsive force independent of the height. Attractive force which acts at a greater height, या फिर attractive force which is independent of the height. Height से independent तो नहीं होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वो जो तो होता है, नहीं होगा क्योंकि हाइट से वेरी करता है। हाँ वेरी करता है। फोर्स जो है वो हाइट मतलब डिस्टेंस बोला जा रहा है दोनों पॉइंट्स के बीच का। तो एप्पल के सेंटर ऑफ मास और अर्थ के सेंटर ऑफ मास के बीच में डिस्टेंस है, उससे हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फाइंड आउट कर रहे हैं। अर्थ का सेंटर ऑफ मास को हम सेंटर मान लिए और सेंटर ऑफ मास को हम एप्पल का सेंटर मान लिए, तो डेफिनेटली जितने हाइट से एप्पल फॉल करेगा, है ना, उस पे डिपेंड करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि वेट का मतलब mg होता है। तो मास ऑफ द एप्पल और g इज द एक्सेलेरेशन टू ग्रेविटी, और g में gm/r²। अच्छा हाँ ठीक है, इंडिपेंडेंट हो सकता है। ये क्यों बता रहे, देखो जैसे अगर हम लोग एप्पल फॉल देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको बताते हैं। अच्छा, हम लोग यही प्रीवियस क्लास में यहाँ तक डिस्कस किए थे, वेटलेसनेस के बाद सैटेलाइट और रॉकेट स्पेस क्राफ्ट तक। देखो जो क्वेश्चन है उसमें क्या देखना है, जैसे अगर हम लोग एक अर्थ का सरफेस मानते हैं, सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, इसको हम लोग एक अर्थ का सरफेस मान लिया, और यहाँ पे हम लोग एक एप्पल को कंसीडर करते हैं। थोड़ा सा डार्क कर देते इसको एक्चुअली, हाँ। सो ये एप्पल हो गया, ठीक है। तो सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के अपना सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे अर्थ का सेंटर ऑफ मास है, और ये अर्थ का रेडियस है ना। एप्पल पे फ्री है, ये नहीं कि एप्पल को बहुत ऊपर से, मतलब 100 किलोमीटर ऊपर से फॉल करवाएंगे, ऐसा तो कंडीशन पॉसिबल नहीं है कि हम लोग मतलब बहुत ऊंचा से, जैसे स्पेस में देखे थे या फिर रॉकेट प्रपोर्शन में देखे थे, वैसे तो कुछ नहीं। तो ट्री से फॉल करेगा। अब बात ये कि ये जो डिस्टेंस होगा, ये हाइट बहुत ही छोटा है ना, हाइट बहुत छोटा है। तो एप्पल पे वेट क्या लगेगा, एप्पल पे वेट लगेगा mg के बराबर। mg का मतलब ही तो ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ पे।
देखो, तो हम लोग जब एप्पल को कंसीडर कर रहे हैं और अर्थ से फोर्स देख रहे हैं, तो एप्पल पे लग रहा है वेट। वेट का मतलब होता है ग्रेविटी, जिससे वो फॉल कर रहा है। तो यहाँ पे हाइट से इंडिपेंडेंट रहेगा, इसीलिए क्योंकि हाइट जो है बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ। एप्पल या फिर कोई ऑब्जेक्ट जब फॉल कर रहा है तो डेफिनेटली उसका जो हाइट है, दिस इज वेरी स्मॉलर मच एज कम टू रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ द अर्थ से बहुत ही ज्यादा छोटा है। तो इसी वजह से तो इस आर को कंसीडर कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ठीक भी आ रहा है, क्योंकि जी का जो वैल्यू है ना, ये कितना आ जा रहा है, वो जीएम बाय आर स्क्वायर ही आ रहा है। यानी कि इस कंडीशन में भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो जीएम बाय आर स्क्वायर ही आ रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसका आंसर कितना होना चाहिए? तब इसका आंसर यही होना चाहिए कि इट इज अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच एक्ट्स एट व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट। ऑप्शन डी सही है क्या? सर ऑप्शन डी सही नहीं लग रहा है हमको तो सर, क्योंकि कितना? इसमें खाली एप्पल का केस लेके नहीं बोला गया है। इसमें लास्ट में बोला गया है कि ये आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के नेचर के बारे में क्या बता रहा है। तो सर ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे वो नहीं, तो यहाँ पे जो केस दिया हुआ एप्पल का ही दिया है ना। कोई नॉर्मल एन एप्पल फॉल्स फ्रॉम इट्स ट्री ऑन टू द ग्राउंड, है ना। तो ये केस एप्पल का ही दिया है, तो एप्पल के केस के रिगार्डिंग बोलना है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें बोलना है व्हाट डज इट टेल अबाउट द, मतलब ये क्या बता रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। एप्पल का फॉल क्या बता रहा है? तो अट्रैक्टिव बता रहा है, अर्थ एप्पल का अट्रैक्ट कर रहा है, डेफिनेटली एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा। बट बहुत ज्यादा मास होने की वजह से अर्थ मूव नहीं करता, एप्पल मूव कर जा रहा है। लेकिन दोनों के बीच में न्यूटन के थर्ड लॉ से एक्शन रिएक्शन सेम फोर्स लगा रहा है। अगर एप्पल अर्थ पे जी एम एम बाई आर स्क्वायर लगा रहा है, तो अर्थ भी एप्पल पे जी एम एम बाई आर स्क्वायर ही लगाएगा। लेकिन बात यह है कि एप्पल इसलिए मूव करता हुआ दिख रहा है, ग्रेविटी अपनी तरफ इसीलिए खींचता है किसी चीज को, जिसको लोग ग्रेविटी बोलते हैं, पुलिंग फोर्स है ना, पुल कर रहा है अपनी तरफ, अट्रैक्टिव फोर्स है। क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तो मास ज्यादा होने की वजह से ही एप्पल मूव नहीं कर पा रहा है। एप्पल मूव कर रहा है, सॉरी, अर्थ मूव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग तो इंडिपेंडेंट हाइट होना चाहिए, क्योंकि बस वेट लगेगा mg, तो उसमें कहीं भी हाइट का कोई टर्म नहीं आ रहा है। अगर हम सिर्फ फोर्स देखते हैं, वर्क डन देखेंगे, तो डेफिनेटली mgh लगेगा। तो आंसर इसमें दिया कैसे? सर सी बोल रहे हैं सर। सी बोल रहा है। सर इसमें से हमको तो लगता है कोई भी ऑप्शन हमको नहीं लग रहा है कि करेक्ट है, क्योंकि सर W इक्वल्स टू एम जी होता है और जी तो वैरी करता ही है हाइट और डेप्थ के साथ। हाँ, जी वैरी करता है, लेकिन कंडीशन ये देता ना कि एप्पल बहुत ऊंचा से फेंका जा रहा है, तो जी वैरी करता। अब एप्पल हम लोग थोड़ी ना बहुत 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर ऊपर से सर तो फेंकेंगे। वो तो स्पेसिफाई नहीं किया गया है ना हाँ, कि ये इसलिए हाँ बहुत वही बोल रहे, करना चाहिए। है कि बट नॉर्मल एप्पल का केस लेके करते तो डेफिनेटली ट्री से ही गिरता है, फॉल कर रहा है। अगर बोला जाता है कि एप्पल बहुत ऊंचा से कहीं से फॉल कर रहा है, तो फिर हम लोग बोलते वैरी करता है जी। तो इस एक तो स्टेटमेंट में यहाँ भी तो क्लियर कुछ देना भी नहीं चाहिए। बोला गया है, बस बोला गया है एप्पल फॉल्स। हाँ, तो हम लोग आइडियल केस लेके बनाए, मतलब जैसे नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं कि एप्पल फॉल कर रहा है, जो न्यूटन का एक्सपेरिमेंट था। एप्पल फॉल किया था ट्री से, तो उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया उस हिसाब से हम लोग बताया। तो उसमें यही देखा गया कि ग्रेविटेशन फोर्स जो mg स्क्वायर बाय आर होता है, सॉरी, mgh जी एम एम बाय आर स्क्वायर होता है। आर यहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ है। थोड़ा सा अगर ऊपर जाएंगे तो आर प्लस एच हो जाएगा, उसमें वैरी करेगा फिर फोर्स। ठीक है, तो तो फिर सर आंसर क्या होगा? हाँ, तब सी अप्रोक्सीमेट होगा, तो तब सी कोई, होगा। अगर तब तो वैसा सी होगा ना। करके बनाते हैं कि हाइट बहुत ज्यादा है, तो आंसर सी होगा। देखो उस समय फोर्स कितना, फोर्स तो यही लग रहा है ना, जी एम एम बाय आर स्क्वायर। अगर वैसा कंडीशन लेके बनाते हैं कि बहुत ऊपर है एप्पल और हाइट के साथ वेरी करता है क्या नहीं, तो आर जो है आर प्लस एच हो गया, तो ये वाला टर्म ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये ज्यादा हो जाने से फोर्स लेकिन कम हो जाना चाहिए ना। और वही तो सर, इट मींस कुछ भी अट्रैक्टिव फोर्स सही व्हिच नहीं एक्ट एज अ लग रहा। ग्रेटर हाइट। अच्छा, ग्रेटर हाइट बोला है, ग्रेटर फोर्स नहीं बोला। इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच एक्ट एज अ ग्रेटर हाइट। ज्यादा हाइट पे लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स से, अट्रैक्टिव फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट। ऐसे तो इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट ही होना चाहिए एप्पल के केस में। ठीक है, ऐसे होना चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट, क्योंकि वेट में W इक्वल टू mg में g जो है वो कांस्टेंट रहेगा अर्थ के लिए, g इक्वल टू gm बाय r स्क्वायर। एप्पल के केस में अगर ऐसा कुछ बोलता है कि बहुत ऊपर से फेंका जा रहा है, तो फिर कंडीशन बदल जाता है। मुझे लगता है इसमें सी डी ही होना चाहिए। एप्पल के नॉर्मल केस लेके बनाते हैं तो आंसर सी अगर दिया है तो फिर हाइट कंसीडर किया है। और हाइट में ये नहीं बोल रहा है फोर्स घट जा रहा है, बोला जा रहा है व्हिच एक्ट्स एट ग्रेटर हाइट।
ना, ग्रेटर हाइट मतलब फोर्स लगेगा, हाइट को हम लोग बढ़ाएंगे, कम करेंगे, हाइट को बढ़ाएंगे अगर तो फोर्स कम हो जाएगा। कुछ इसमें स्पेसिफिकली दिया नहीं वैसा, तो इसको हम लोग तो भी डी ही मानते हैं क्योंकि कुछ दिया नहीं तो इसीलिए। एक जनरल केस लेके बनाए आजकल का जो नॉर्मल केस होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखना क्या दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में। स्पेस टेक्नोलॉजी में हम लोग दो टर्म यहाँ पे देखते हैं, एक होता है सैटेलाइट्स, एक होता है रॉकेट स्पेस का। सैटेलाइट्स के बारे में प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किए थे कि सैटेलाइट्स दो तरीके का होगा, एक नेचुरल सैटेलाइट्स है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, ठीक है। तो जो नेचुरल सैटेलाइट्स होगा उसका एग्जांपल क्या, उसका एग्जांपल अर्थ के लिए मून हो गया। फिर हर एक प्लैनेट्स का अपना कुछ ना कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स होता है जो डेफिनेटली क्या करता है, रिवॉल्व करते रहता है अराउंड द प्लैनेट, जो बिगर ऑब्जेक्ट्स होता है उसके अराउंड। आर्टिफिशियल सैटेलाइट में जो होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का हम लोग कंसेप्ट देखते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ सैटेलाइट रिवॉल्व करते रहता है, वेदर इट इज नॉर्मल और आर्टिफिशियल, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होगा उसको हम लोग जनरली कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, और हम लोग कम्युनिकेशन उसके बाद रिमोट सेंसिंग, मैपिंग वगैरह के लिए हम लोग लगाते हैं, यूज करते हैं। विदाउट सैटेलाइट्स हम लोग कभी भी नेविगेशन वगैरह नहीं कर सकते हैं। नेविगेशन, रिमोट सेंसिंग, मैपिंग, ये सब जो भी होता है विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स। वेदर फोरकास्टिंग बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स के एग्जांपल जानते ही हो, अर्थ के लिए, दूसरे प्लैनेट्स के लिए। सोलर सिस्टम में हर एक प्लैनेट का कुछ ना कुछ सैटेलाइट जरूर है, एक या एक से ज्यादा। सैटर्न जो होता है उसका 53 नेचुरल सैटेलाइट्स है, अभी मतलब अभी तक 53 नेचुरल सैटेलाइट्स देखा गया है, ठीक है। 2004 और 2017 के बीच में एक और सैटेलाइट पाया गया था, और इस तरह कभी कभी नंबर्स इंक्रीज भी करते रहता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होता है वो एक्चुअली मिड 20th सेंचुरी में उसको मतलब रियलिटी पे वो चीज आया, 20th सेंचुरी में आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो आया रियलिटी पे, ठीक है। तो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो उसका नाम है स्पुतनिक, तो बहुत लोग स्पुतनिक भी पढ़ते हैं बट एक्चुअली स्पुतनिक होता है ये। स्पुतनिक 1 भी बहुत लोग पढ़ते हैं, इसको SPUTNIK, रशियन एक बीच बॉल साइज का स्पेस प्रोब था, ठीक है, जिसको 4 अक्टूबर 1957 में इसको लगाया गया था, लॉन्च किया गया था। इसका नाम है स्पुतनिक, हम लोग स्पुतनिक 1 भी बोलते हैं बहुत बार इसको। ये इतना लाइट लिखा है, इसको तो डार्क करना पड़ेगा। तो फर्स्ट सैटेलाइट इज, क्या हो रहा है, स्टॉक इरेजर, ठीक है। तो जो फर्स्ट सैटेलाइट हम लोग देखते हैं, फर्स्ट नेचुरल, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ना, फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होता है वो है स्पुतनिक, स्पुतनिक SPUT, स्पुतनिक भी बोल सकते हैं उसको, NIK, स्पुतनिक। ये एक रशियन बीच बॉल साइज का, छोटा सा जो बीच बॉल होता है ना, उस साइज का स्पेस प्रोब था, जिसको लिफ्ट किया गया था 4 अक्टूबर, ठीक है, 4 अक्टूबर 1957 में, ये डेट है इस पे, ठीक है, इस पे लाया गया था। ये रशियन सैटेलाइट था। इसका रशियन लिखने की जरूरत नहीं, स्पुतनिक नाम बस याद रखना। ठीक है, तो इसको लाने के बाद से फिर डेवलपमेंट बहुत सारा शुरू हुआ। फिर जो स्पुतनिक आया 1957 में, उसके बाद फिर 58 में भी सैटेलाइट लॉन्च हुआ, ठीक है। फिर स्पुतनिक 2 इस तरह नाम दिया गया। लेटर बहुत सारा सैटेलाइट लॉन्च होता गया, ठीक है। जो फर्स्ट सोवियत यूनियन जो है वो कंस्ट्रक्ट किया वर्ल्ड का फर्स्ट स्पेस स्टेशन, वो है, ये सब हिस्ट्री थोड़ा सा किताब में पढ़ सकते हो, ज्यादातर बैकग्राउंड नहीं बता रहे हैं, बस हाँ नॉलेज के थोड़ा बता देते हैं। ये सोवियत जो है ना, सोवियत यूनियन कंस्ट्रक्टेड किया वर्ल्ड का पहला स्पेस स्टेशन, उसका नाम था SALYUT, सैल्यूट,
सैल्यूट 1, ठीक है। उसको लॉन्च किया गया कब? 1971 पे। सैटेलाइट और स्पेस स्टेशन में क्या डिफरेंस होता है? स्पेस स्टेशन मतलब एक ऐसा, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं वर्क स्टेशन। स्पेस स्टेशन का मतलब होता है एक ऐसा स्पेस, है ना, एक ऐसा जगह जहां पे हम लोग स्पेस प्रोब्स को लॉन्च करते हैं, और जहां पे हम लोग प्रपल्शन लॉन्च करते हैं या फिर प्रोब्स लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, ऐसा कोई जगह अपना इंडिपेंडेंट स्पेस, उसको बोलते हैं स्पेस स्टेशन। जैसे नासा एक स्पेस स्टेशन है ना, वो पूरा उसका यूनिट नहीं है, लेकिन एक उसका एक पार्ट ट्रीटेड लाइक ए स्पेस स्टेशन। तो उसी तरह स्पेस स्टेशन को लॉन्च किया गया 1971 पे, इसका नाम है सैल्यूट 1। उसके बाद फिर स्काई लैब करके बाद में इसको फिर और भी स्पेस स्टेशन लॉन्च किया गया, ठीक है। कुछ दूसरे कंट्रीज भी अपने सैटेलाइट्स को धीरे धीरे स्पेस पे मतलब लॉन्च करते गए, है ना। बहुत लोगों ने ट्राई किया धीरे धीरे, और ऐसे करते करते बहुत सारा सैटेलाइट्स धीरे धीरे लॉन्च होने लगा। तो इसका मेन पर्पस यही था कि जो बहुत सारा कंपनीज था, है ना, जैसे कि कंपनी आप बोलो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन बोलो, जैसे हम लोग इसरो या फिर नासा का बात करते हैं, इस तरह का उनका एक पर्पस था कि सैटेलाइट्स जो है वो टेलीकम्युनिकेशन में मेन जो इंपॉर्टेंट रोल है वो बताएं। फर्स्ट उसका इंपॉर्टेंट रोल ये है कि टेलीकम्युनिकेशन, बिकॉज वो अर्थ के साथ घूमते रहता है, तो वो सारा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाएगा, वेदर इट इज फॉर वेदर फोरकास्टिंग, और ये अगर हम लोग पूरे अर्थ का इमेजेस ले सके, मैपिंग देखे, नेविगेशन देखे, तो उसी वजह से उसमें पिक्सल्स होता है, उसी के हेल्प से क्या करते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिकली उस डेटा को लेते हैं और उसको कन्वर्ट करके पिक्सल्स पे रिमोट सेंसिंग में और डिफरेंट पर्पस में उस चीज को हम लोग यूज करते हैं। तो मेन पर्पस का वही था, ठीक है। तो इस तरह सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, और उसमें फिर नासा जो है सबसे बड़ा एक नाम है ना। वो क्यूब्स एक सैट्स करके होता है, उसको मार्स और मून पे छोड़ने का मिशन लॉन्च किया, ठीक है। नासा ने मार्स, मून, ये सब भी इसमें भी सैटेलाइट्स, रॉकेट छोड़ने के मिशन स्टार्ट किया था, ठीक है। बाद में बहुत सारे कंट्रीज में पार्टिसिपेट किए, धीरे धीरे बाकी कंट्री में आने लगा, ठीक है। एक होता है द ISS, वो एक बिगेस्ट सैटेलाइट है ऑर्बिट पे। इसको बहुत टाइम लगा था बनाने में, ISS नाम है ना, ISS नाम है। ये बहुत ही बड़ा एक बिगेस्ट सैटेलाइट ऑर्बिट पे, उसको बनाने में बहुत डिकेड लगा था, ठीक है। और इस पे 15 नेशन जो है वो कंट्रीब्यूट किया था, 15 नेशन जो है वर्ल्ड का, 15 देश मिलके इस चीज को बनाने में मदद किया था। सबसे बड़ा एक सैटेलाइट, ठीक है। और फाइनेंशियल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे नेशन ने हेल्प किया था इस ISS को बनाने में। इसको 1998 से 2011 मतलब लगा था इसको पूरा बनाने में। 1998 से लेकर 2011 में ये पूरा प्रोग्राम होने में टाइम लगा था, ठीक है। बट उसको अभी तक उसको लॉन्च नहीं किया गया, है ना। उसको अभी तक उसको 2024 में लॉन्च करने के लिए, अभी तक 2024 में हो सकता है कि लॉन्च करे इस चीज को। बहुत बड़ा एक सैटेलाइट है, उसमें बहुत सारे देश पार्टिसिपेट किया। अभी रिसेंट प्रोजेक्ट है ये, अभी भी रिसेंट प्रोजेक्ट है ISS करके, तुम कभी नेट में देख सकते हो। इट इज द बिगेस्ट सैटेलाइट and 15 nations contributed for financial and physical infrastructure for orbiting complex। मतलब इन सब में बहुत सारा देश लगा हुआ है। तो ऐसे तो बहुत सारे सैटेलाइट्स के हम सुने हो इंडिया में भी, ठीक है। जैसे हम लोग बहुत सारा सुनते हैं ऐसे सर, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स के बारे में बताए थे पिछले क्लास में। इसका मेन पर्पस वही होता है कम्युनिकेशन करना, और अर्थ के इक्वेटर पे होता है। लैटिट्यूड ऑलमोस्ट होता है 36,000 किलोमीटर के आसपास, विच इज नियरली 35786 किलोमीटर, ठीक है। ये सब बात हम किए थे। तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव टाइप का चीज है, इसको किताब में पढ़ोगे तो और ज्यादा मजा आएगा, या फिर कहीं से पढ़ सकते हो। तो थोड़ा सा थियोरेटिकल चीज है। चलो इसके बाद जो थोड़ा सा रॉकेट वगैरह डिस्कस करेंगे, उसका स्पेसक्राफ्ट कैसे होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन था अभी सैटेलाइट्स के बारे में। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्टार्ट हुआ वो हुआ स्पुतनिक से ही, और जो कि 1957 से मेनली वो चीज आया, मतलब हम लोग के
पर्पस में या फिर हम लोग के सामने जो है सैटेलाइट्स का जो एक रोल है वो हम लोग को पता चला 1957 में। ठीक है, दो मिनट तुम, एक मिनट तुम वेट करो, थोड़ा सा डायग्राम हम थोड़ा पेस्ट कर देंगे, बस एक मिनट वेट करना सब लोग। ठीक, थोड़ा सा पता नहीं पीडीएफ है ना, वो थोड़ा खुलने में टाइम लगता है। तो कोई भी साइड बुक जो होगा ना उसमें थोड़ा सा दिया रहता है, उसको पढ़ सकते हो, उतना नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी तो है ही नहीं। अगर अपने नॉलेज के लिए पढ़ना है एग्जाम के बाद पढ़ सकते हो, या कहीं से कुछ डॉक्यूमेंट जो होता है मतलब पेपर जो मिलता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकल टाइप का, वो सब में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो कभी फ्री टाइम में पढ़ना है, ऐसे नहीं कि एग्जाम के लिए पढ़ना है, फ्री टाइम में पढ़ना तो ज्यादा वो सही रहेगा इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा रुको, डायग्राम यहाँ मिल नहीं रहा, मुझे बताना पड़ेगा यहीं पे। आवाज आ रहा है क्या सभी को? यस सर। हेलो, ठीक है, तो बोलना, आवाज नहीं आने से मैसेज कर देना। ठीक, चार्ज में भी लगाना पड़ेगा इसके लिए। तुम लोग बस एक मिनट वेट करो, तो थोड़ा सा एक मिनट पढ़ते पढ़ते भी बंद हो जाएगा। ना चार्ज नहीं, चार्ज लगा तो है। हाँ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट के बारे में। रॉकेट एंड स्पेसक्राफ्ट्स। स्पेसक्राफ्ट, एक बार तुम लोग हम कोई चैप्टर पढ़ा रहे थे, उस समय थोड़ा बहुत रॉकेट प्रपोर्शन के बताए थे, उस टॉपिक पे क्या नाम है, हम लोग जब देख रहे थे लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद जस्ट बताए थे मोमेंटम कंजर्वेशन के टाइम में बताए थे। ठीक है, रॉकेट प्रपोर्शन क्या होता है। तो रॉकेट प्रपोर्शन में हम लोग जब मोमेंटम कंजर्वेशन देखे थे, ये देखे थे कि जब भी कोई रॉकेट होता है उस पे एक वर्किंग फ्यूल होता है, वर्किंग फ्यूल। ठीक है, और जैसे ही वर्किंग फ्यूल बर्न करता है तो रॉकेट में जो मास होता है ना, मास मतलब क्या, सिस्टम का मास प्लस जो भी फ्यूल उसका मास, एक रॉकेट का अपना सिस्टम उसका मास प्लस फ्यूल का मास, दोनों क्या होता है, मतलब नेट मास कम होगा डेफिनेटली, डीएम बाई डीटी बोल सकते उसको हम लोग, रेट ऑफ मास चेंज हो रहा है क्योंकि फ्यूल बर्न कर रहा है। तो फ्यूल जैसे ही बर्न करेगा तो उससे क्या होगा, जो नेट जो मास है सिस्टम का वो कम होगा टाइम के साथ। ठीक है, तो हम लोग उसके लिए एक प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन मोमेंटम। हम लोग ये देखते हैं कि स्टार्टिंग में जो टोटल जो मोमेंटम है, वेलोसिटी वो जीरो है ना, जब रॉकेट को जब प्रपोर्शन नहीं किए, जब मतलब मास प्लस नेट वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, तो
जो उसका प्रोडक्ट होगा वो मोमेंटम जीरो हो जाएगा। रॉकेट लॉन्च नहीं हुआ उस समय, जैसे ही रॉकेट लॉन्च हो रहा है तो अब रॉकेट के पास एक सर्टेन वेलोसिटी होता है अपना, ठीक है, तो उस वेलोसिटी से जा रहा है, सपोज एक रिलेटिव वेलोसिटी उससे जा रहा है, लेकिन उसका मास चेंज होता जा रहा है, धीरे धीरे उसका मास पूरी तरह से घट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये बोलेंगे कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, मतलब इस पूरे प्रोसेस में हम लोग मोमेंटम को क्या रखते हैं, कंजर्व रखते हैं, ठीक है। मोमेंटम को हम लोग पूरे प्रोसेस में कंजर्व रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक बेसिक पहले स्ट्रक्चर्स देखते हैं इसके, फिजिक्स का तो बात हम लोग किए थे पहले। हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली होता क्या रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट्स का मतलब क्या होता है, स्पेस शिफ्ट या स्पेस शटल्स या स्पेस क्राफ्ट्स, इसका क्या यूज होता है और मतलब कैसे ये हम लोग इसके डिफरेंस और इसको समझेंगे कि क्या डिफरेंस होता है इनके बीच में, ठीक है। तो स्पेस क्राफ्ट का मतलब होता है, देखो स्पेस क्राफ्ट का मतलब क्या होता है, स्पेस क्राफ्ट एक व्हीकल की तरह समझो या फिर मशीन की तरह, है ना, जो कि एक मशीन है या फिर एक व्हीकल है जिसको स्पेशली डिजाइन किया जाता है जो आउटर स्पेस में फ्लाई कर सके, है ना। स्पेस क्राफ्ट इज टाइप ऑफ मशीन और द व्हीकल जिसको पर्टिकुलर डिजाइन किया गया ताकि ये आउटर स्पेस पे जो है वो फ्लाई कर सके। एक तरीके का समझ लो कि स्पेसक्राफ्ट इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अगर हम लोग स्पेसक्राफ्ट बोलेंगे तो स्पेसक्राफ्ट का मतलब एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट ही होता है, ठीक है। स्पेसक्राफ्ट का मतलब एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट से ही है, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ मशीन, और हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक टाइप ऑफ व्हीकल है। व्हीकल से ज्यादा अच्छा कि इट इज अ टाइप ऑफ मशीन और द मशीन बोल सकते हैं, फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट टाइप की है, टाइप का है, जो कि जनरली यूज कहाँ पे फ्लाई करता है, आउटर स्पेस पे, ठीक है। आउटर स्पेस पे, आउटर स्पेस बोलने का मतलब किस चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है, आउटर स्पेस पे। तो हम लोग जनरली बहुत सारे पर्पस के लिए स्पेसक्राफ्ट का भी यूज करते हैं, कम्युनिकेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन, मेट्रियोलॉजी, मेट्रियोलॉजी का मतलब वही हो गया वेदर फोरकास्टिंग वगैरह, नेविगेशन, स्पेस कोलोनाइजेशन, प्लानिटरी एक्सप्लोरेशंस, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ये सब के लिए हम लोग स्पेसक्राफ्ट को यूज करते हैं। तो इसमें एक सिंगल टू सिंगल क्या होता है, मतलब स्पेसक्राफ्ट कुछ ऐसा डिजाइन होता है, हम लोग उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है, उस डिजाइन को डिस्कस करते हैं। इसका अपना एक खुद का लॉन्च व्हीकल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं करियर रॉकेट। इसका खुद का एक लॉन्च व्हीकल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं करियर रॉकेट। देखो क्या होता है ना, जैसे एक स्पेस क्राफ्ट है, मान लो स्पेस, बिकॉज इसके स्पेस क्राफ्ट वो एंटर करता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पेस पे एंटर करता है, ठीक है, और सडनली क्या होता है, कुछ सफिशिएंट एनर्जी जो है वहां से गेन करता है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, पूरे प्रोसेस को धीरे धीरे समझो। स्पेस पे एंटर किया कोई स्पेस व्हीकल्स और सरफेस पे रिटर्न करता है, ठीक है, बिना कोई एनर्जी को गेन किए हुए, और इस पर्टिकुलर वेलोसिटी उसको मिलता है इसकी, जिसको हम ऑर्बिट वेलोसिटी बोल सकते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो वो अपने ऑर्बिट पे मूव करते रहता है, जैसे मान लो कि अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है, ठीक है, इस तरह मूव करते रहता है। और इसको हम लोग जनरली ऐसा बोल सकते हैं कि जो इसका एक स्ट्रक्चर होता है पूरा व्हीकल टाइप का जो मशीन बोल रहे हैं, ठीक है, उसका पर्टिकुलर ऑर्बिट के अराउंड मोशंस पे रिवॉल्व करते रहता है, और इसका वही सब काम है जो कम्युनिकेशंस वगैरह होता है उसके लिए, ठीक है। इसका हम लोग थोड़ा सा डिजाइन के बारे में बात करते हैं। देखो इसका डिजाइन कुछ ऐसा दिखता है, एक रफ डायग्राम बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इससे समझ लेना। देखे हो शायद डायग्राम में कभी, जैसे नेट में देखे हो या टीवी में कहीं देखे हो, ठीक है। देखो ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है इसका, इस तरीके का प्लेट टाइप का होता है यहाँ पे, है ना, ऐसा ऐसा टाइप का प्लेट रहता है, और यहाँ से पूरा कलर लाइट, अच्छा सॉरी, ऐसा एक प्लेट टाइप का होता है, और यहाँ से पूरा जो मशीनरी पार्ट्स है ना, यहाँ से ऐसे करके, मतलब एक रफ डायग्राम है, तुम इस डायग्राम को देखना किताब में या फिर कभी नेट में तुम उसको देखना, गूगल में इमेजेस में, या फिर यूट्यूब में भी तुम उसके बारे में थोड़ा देख सकते हो, ठीक है। ये पूरा मशीनरी का पार्ट्स होता है, और यहाँ पे ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। तो
इस तरह दिखता है कुछ स्पेस क्राफ्ट। अच्छा, इसका डायग्राम हम लोग यहाँ पे डिस्कस बताते हैं कैसे है, यहाँ पेस्ट कर देते हैं डायग्राम्स। सर हम कहीं पढ़े थे कि सैटेलाइट के चारों ओर लंबे लंबे किलोमीटर में चेन बांधे जाते हैं जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बोलो, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा, बोलो ठीक से। हेलो। सर सैटेलाइट के मूवमेंट में सर चेन बांधा जाता है जिसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। एडी करंट जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। जैसे चेन बांधा जाता है, देखो एक मेटेलिक, तुम अगर क्या यहाँ पे एक चेन मतलब क्या, मेटल होता है ना, तो मेटल के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब होगा ना, ईएमआई, यहाँ पे कोई कनेक्शन तो नहीं है ऐसा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की होने की वजह से सरफेस पे एक एडी करंट मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं एडी करंट, EDDY। इसको पढ़ोगे हायर क्लास पे। एडी का मतलब होता है भंवर, वर्लपूल। जैसे वर्लपूल होता है ना जो कंपनी का नाम, वो एडी से ही लिया गया। इसका मतलब होता है घूमना, है ना। तो सरफेस पे ऐसे क्या होता है, सरफेस जो रहता है इस पे करंट आ जाता है सरफेस पे इंडक्शन की वजह से, तो इसीलिए ऐसा लगाया जाता है, ठीक है, इसलिए ऐसे इसको लगाया जाता है। तो बहुत सारा ऐसा स्पेसक्राफ्ट का जैसे को लॉन्च किया गया था, स्पेस एक्स ड्रैगन 2, उसके बाद कुछ यूरोपियन में स्पेस लैब करके, ठीक है, स्पेस एक्स ड्रैगन 2 करके, अपोलो लॉन्च मॉड्यूल, उसके बाद जेमिनी स्पेसक्राफ्ट है, अपोलो स्पेसक्राफ्ट है, अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट है, ये सब, ठीक है। तो ये सब कुछ स्पेसक्राफ्ट सोवियत का अपना है, कुछ सोयूज नाम है उसका, उसको लॉन्च किया था। फिर जॉन डेलवन है, ठीक है, साइलूट है, मीर है, स्पेस स्टेशन है, ये सब। तो अमेरिका का जेमिनी है, अपोलो है, दो फेमस है। तो ये भी ग्रेविटेशन के बाद क्या पढ़ाइएगा? ग्रेविटेशन के बाद हमको नहीं आइडिया हम क्या पढ़ाएंगे, हमको पता नहीं अभी तक, तुम लोग बताओ। या हमको तो बोला जा रहा है कि सिलेबस आप कितना बचा है बताइए, तो हम बोले बच्चों लोग से पूछ लीजिए, क्योंकि वो लोग से ही पूछिए हमको, हम क्या बताया। और क्योंकि ग्रेविटेशन तो हो गया, हम स्पेस इंफॉर्मेशन के लिए बता दिए, जितना तुम लोग के सिलेबस में आया वो तुम पढ़ा ही दिए सारा कुछ ग्रेविटेशन में, ठीक है। तुम लोग जो पढ़ना है बोल देना, एक बार जो भी टॉपिक पढ़ना है बोल देना। साउंड अगर आ रहा है तो साउंड पढ़ा देंगे, ठीक है, साउंड अगर आएगा तो साउंड हम लोग पढ़ा देंगे, और नहीं आएगा तो फिर दूसरा कोई टॉपिक सर पढ़ा देंगे। सर्कुलर मोशन और सेंटर ऑफ मास पढ़ा दीजिए। सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, पढ़ा देंगे भाई, जो बोलोगे हम पढ़ा देंगे, ठीक है, जैसा जो भी बोलोगे पढ़ाने। अगर साउंड आ रहा है तो साउंड पढ़ा देंगे, और अगर बोलोगे सेंटर ऑफ मास पढ़ा दीजिए तो वो पढ़ा देंगे। सर्कुलर मोशन बोलोगे तो वो पढ़ा देंगे, ठीक है। सर्कुलर मोशन पहले पढ़ा देंगे, उसके बाद हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ा देंगे। ठीक है, तो यही सब था इसमें, और क्या ज्यादा बताए, तो थ्योरी टाइप का है। थोड़ा सा रॉकेट का प्रिंसिपल भी बता देते हैं, रॉकेट क्या होता है। स्पेसक्राफ्ट समझ लो कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट ही एक तरह का, है ना, जिसको हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटीज मतलब प्लैनेट्स का ऑर्बिट पे लगता है, वही काम उसका नाम है स्पेसक्राफ्ट, बस कम्युनिकेशंस में ही काम आता है, ठीक है। थोड़ा सा रॉकेट प्रिंसिपल हम लोग डिस्कस करते हैं। रॉकेट का जो प्रिंसिपल होता है, तो इसमें तो और कुछ वैसा है नहीं, है ना, ग्रेविटी में सारा कुछ कवर हो गया है। फ्लूइड हम पढ़ाए नहीं, फ्लूइड तुम लोग बना किए थे, इसीलिए रॉकेट प्रिंसिपल देखते हैं। देखो, हम लोग पहले भी से बात किए कि प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट्स को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कोई फिजिकल प्रिंसिपल से, जैसे न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से और मोमेंटम के कंजर्वेशन से, ठीक है। तो रॉकेट के पार्ट्स में क्या क्या इंक्लूड रहता है, पहले तो एक रॉकेट का इंजन होता है अपना, टैंक्स होता है, पंप्स होता है, और एक होता बोलते पावर हेड, और एक होता है रॉकेट का नोजल। सब सुने हो, नोजल के बारे में सुने हो, पावर हेड के बारे में सुने हो, पंप्स के बारे में सुने हो, टैंक और इंजन रहता है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ प्रोपल्सन जब भी करते हैं रॉकेट को हम लोग, जब प्रोपल करते हैं सिस्टम पे, तो एक थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है,
ठीक है, थ्रस्ट मतलब फोर्स होता है, थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है, थ्रस्ट का मतलब फोर्स हो गया। तो थ्रस्ट जो होगा वही रॉकेट को मूव कराएगा एयर पे, कहां तक, स्पेस तक, ठीक है, एयर के थ्रू मूव कराता है स्पेस तक। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है, ये एक बेसिक प्रिंसिपल है, इसको हम लोग सभी लोग जानते हैं, ठीक है, ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। इससे हम लोग स्ट्रक्चर से इसको समझे तो ऐसा कुछ समझ लो, अगर स्ट्रक्चर से हम लोग समझे तो कुछ ऐसा समझ लो, देखो इसका स्ट्रक्चर बताते कैसे है। मान लो कि ऐसा हम लोग को थोड़ा डार्क लाइट पेंसिल का यूज करते हैं, जैसे मान लो एक ऐसा हम लोग रॉकेट कंसीडर करते हैं ना, रफ डायग्राम, ठीक है, ये एक रफ डायग्राम है। इसमें कुछ मास हम लोग मान लेते हैं m0, सपोज इनिशियल मास है, ठीक है, ये टाइम t इक्वल टू 0 पर अभी लॉन्च नहीं हो रहा है, तो इसे कंसीडर करते हैं, और इसका वेलोसिटी अभी इनिशियल पोजीशन में v0 मान लिए, ठीक है, मतलब किसी इंस्टेंट में मान लो। अब क्या हो जाएगा, ये एक वेरिएबल मास सिस्टम हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ देर के बाद जब हम लोग यहाँ पे क्या ले लिए, v ले लिए, यहाँ पे मास को हम लोग ले लिए m0 से मास m हो गया, ठीक है, और इस किसी टाइम t पे, एट टाइम t हम लोग लेते हैं, ठीक। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट किसी इंस्टेंट में जैसे ही टाइम चेंज होते जा रहा है, टाइम बढ़ता है, तो यहाँ पे वेरिएबल मास है, रॉकेट प्रपल्शन हो गया, मतलब रॉकेट प्रपल कर गया है। तो देखो मास, अब यहाँ थोड़ा रुको एक सेकंड, यहाँ थोड़ा कम करता हुआ दिखना चाहिए मास, ये मास थोड़ा कम हुआ, ठीक है, थोड़ा सा कम हुआ। अब फिर से यहाँ फिर मास और कम हो जा रहा है, वेरिएबल मास है, फ्यूल बर्न कर रहा है, अब मास इतना हो गया है ना, कम हो गया, इतना हो गया। अब यहाँ से क्या है कि ऐसे रॉकेट जो प्रपल्सन कर गया है ना, रॉकेट प्रपल्सन हो गया। अब यहाँ का टाइम हम लोग लेते हैं t इक्वल टू t प्लस dt पे, इस टाइम पे ले रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना हो गया, v प्लस dv हो गया, ये समझो वेलोसिटी बढ़ गया। और देखो यहाँ से जो फ्यूल बर्न कर रहा है ना, जो यहाँ पे फ्यूल बर्न कर रहा है, वो एक वेलोसिटी प्रोड्यूस करेगा, vg इसका नाम दे दिया हम लोग। तो इन दोनों वेलोसिटी की वजह से रिलेटिव वेलोसिटी एक्ट होता है, ठीक है। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सबसे पहले तो ये जैसे ही रॉकेट को हम लोग लॉन्च कराएंगे तो मास का वैरी करता रहेगा। शुरुआत में डेफिनेटली m जो है वो m0 जो है वो ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू m, पहले मास ज्यादा था, ठीक है, और वेलोसिटी जो है वो भी ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू v0, दिस वेलोसिटी इज मोर एज कम्पेयर टू v0 एंड द मास ऑफ द m0 इज मोर। इनिशियल मास ज्यादा था जब वेलोसिटी कम था, इनिशियल वेलोसिटी कम था लेकिन मास ज्यादा था, जब वेलोसिटी बढ़ गया तो मास कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो v है उसको अगर हम लोग प्रिंसिपल मोमेंटम यूज करें, देखो अब मोमेंटम प्रिंसिपल कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग इसमें, तो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, है ना। डायग्राम देख लो ध्यान से, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, लीनियर मोमेंटम को प्रिंसिपल को। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, m और v है, क्योंकि इस समय देखो रॉकेट का वेलोसिटी हम लोग v लिए हैं, ठीक है। अच्छा इसको हम लोग इस कंडीशन टाइम t इक्वल t पे लेते हैं ना, इस कंडीशन को देखते हैं, टाइम t इक्वल टू t पे, इस कंडीशन के मोमेंटम को लेते हैं और बाद में हम लोग t प्लस dt के कंडीशन को लेंगे। तो फर्स्ट में मोमेंटम मान लो कितना mv मान लिए, है ना, किसी टाइम पे mv मान लो, मास एक टाइम में m है और वेलोसिटी उस समय v है। फाइनल मोमेंटम कितना होगा, मास घट गया, अब मास हो गया m माइनस dm, वेलोसिटी कितना बढ़ गया, वेलोसिटी हो गया v प्लस dv हो गया, प्लस जो dm मास यहाँ पे निकल रहा है, इससे जो फ्यूल बर्न कर रहा है उतना ही मास तो निकल रहा है ना, इसमें dm माइनस क्यों किया मास से, मास dm माइनस dm क्यों हो गया, m माइनस dm, मास dm घट गया क्योंकि इतना मास बाहर निकल गया, ये dm मास इतना मास बर्न कर गया।
तो इसका भी तो मोमेंटम होगा ऑपोजिट डायरेक्शन पे, तो इसका मोमेंटम कितना होगा, इसका मोमेंटम होगा डीएम, और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या नेगेटिव में है, माइनस बीजी बोल दिए इसको हम लोग। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ से क्या आता है, अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो mv इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं mv प्लस mdv, ठीक है, माइनस dmv, माइनस हो जाएगा dm dv और माइनस dm vg। अब यहाँ से ये mv कैंसिल कर दो, ठीक है, ये mv कैंसिल कर दो और dm vg, ठीक है। ये बहुत छोटा टर्म है, दोनों dm और dv दोनों बहुत ही छोटा टर्म है, दोनों का डिफरेंशियल पार्ट इज ऑलमोस्ट जीरो, इट इज वेरी स्मॉल, दिस इज वेरी स्मॉल, तो हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर दिए, ये बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, सो वी कैन नेग्लेक्ट इट, इसको हम लोग क्या किए, नेग्लेक्ट कर दिए, समझ में आ गया, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर दिए, ठीक है, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर दिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 0 इक्वल टू mdb माइनस dmv माइनस dmvg माइनस mdv माइनस v प्लस vg इंटू dm, कॉमन लेके लिख दिया, इसको इधर भेज दिए, है ना, सॉल्व किया, बस कहीं दिक्कत हो रहा है पढ़ने में तो पूछना, हाँ ये dm लिखा हुआ है, देख लो कैलकुलेशन, मतलब जस्ट सॉल्व कर रहा है, कुछ नहीं। तो देखो अब इसको हम लोग माइनस हटाएंगे तो क्या लिख दिए, m डॉट dv, ये कितना आ गया, ये आ गया v प्लस vg इंटू dm, है ना, दिख रहा है किस इंस्टेंट पे मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व दिख रहा है ना, m डॉट dv इक्वल टू कितना आ गया, v प्लस vg डॉट dm, ठीक है, इसका आगे हम लोग देखते हैं, अब इसका आगे हम लोग देखते हैं। तो देखो यहां से अगर इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग किसी इंस्टेंट में वेलोसिटी चाहिए तो पूरा वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एक नॉर्मल सा हम कैलकुलेशन यहाँ बताते हैं, सुनो, अगर हमको उस इंस्टेंट में वेलोसिटी चाहिए, मोमेंटम कंजर्व कर दिए, ठीक है, या एम डीवी का वैल्यू जो हम लोग आया हो गया v प्लस यूजी प्लस डीएम, इसको छोटा करने के लिए पता है इस चीज को u मान लेते हैं, ठीक, तो थोड़ा सा कन्वीनियंट बन जाएगा। इसको छोटा करने के लिए पूरे टर्म को हम लोग u मान लिए, थोड़ा ध्यान देना कैलकुलेशन पे, ये पूरे चीज को हम लोग u मान लिए, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी, सपोज दिस कॉल्ड द रिलेटिव वेलोसिटी, है ना, ये रॉकेट मतलब जब प्रपल कर रहा है तो उसके फ्यूल बर्न के का जो वेलोसिटी है प्लस रॉकेट जो अपना वेलोसिटी जा रहा है, तो ऐसे अगर वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों ऐड हो जाता है, तो पढ़ाए होंगे हम, रिलेटिव वेलोसिटी बताए थे एक बार, या नहीं बताऊंगा तो 11 में पढ़ोगे, इसको रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। तो दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी, इसको हम लोग u मान लिए, है ना, ये dm तो dm ही है, और इसको हम लोग मान लिए कितना, इसको हम लोग u मान लिए, dm dm ही है, तो mdv इक्वल टू हम लोग इसको u dm मान लेते हैं, ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको, mdv इक्वल टू u dm, वेयर इसको क्या बोलोगे तुम, इसको बोलोगे रिलेटिव वेलोसिटी, वेयर u इज द रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, वेयर u इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू द रॉकेट, ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस या फिर फ्यूल, जो तुम बोलोगे, वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। आवाज आ रहा है ना सभी को, एक बार बोल दो तो आवाज आ रहा है कि नहीं। सो दिस रिलेटिव वेलोसिटी इज v प्लस vg, नेटवर्क में आ गया है, अच्छा आ रहा है, ठीक है, देखो तो ये हो जाएगा एक रिलेटिव वेलोसिटी, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, v प्लस vg, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रॉकेट बोल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू गैस, तो इट इज रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ से मोमेंटम कंजर्व दिख रहा है हम लोग को, इसी चीज को यूज करके हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं किसी इंस्टेंट का। तो देखो अब कैसे बना, इसको सॉल्व करेंगे, किसी भी इंस्टेंट में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, मोमेंटम हर इंस्टेंट में कंजर्व है, m dv इक्वल टू, ठीक है, वो एक माइनस यहाँ पे था ना, सॉरी यहाँ पे इस माइनस को हटाने से यहाँ से एक माइनस लग जाएगा, तो यहाँ पे एक ऊपर एक माइनस था क्या, माइनस, अच्छा ठीक है, कहीं पे साइन में दिक्कत आ रहा है क्या, माइनस, ये माइनस देना पड़ेगा, ये रेट डिक्रीज करता है, एम डीवी इक्वल टू
इसको हम लोग यूडीएम लिख दिए, माइनस यूडीएम, यू मतलब रिलेटिव, इसी को वी प्लस वीजीडीएम लिख दिए। ठीक है, तो अगर हम लोग डीवी लिखते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, यूडीएम बाई एम, माइनस छोड़ो, माइनस तो कट ही गया था पहले ना, माइनस छोड़ दो, एम डी इक्वल यूडीएम एंड डीवी इक्वल टू यूडीएम बाई एम, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, डीवी इक्वल टू यूडीएम, तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे बोथ द साइड, तो देखो इसको इंटीग्रेट करें वी नॉट से वी, शुरुआत का वेलोसिटी वी नॉट था और किसी इंस्टेंट में वी मान लिया। ठीक है, इधर कर रहे हैं एम नॉट से लेके एम तक, यू डीएम बाई एम, तो v माइनस वी नॉट, हेलो আমি ক্লাস নিচ্ছি, अच्छा बोले দিচ্ছি, ठीक, तो ये हो जाएगा v माइनस वी नॉट। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, m माइनस एम नॉट से इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस u ये रिलेटिव वेलोसिटी है, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर दिया तो कितना बचेगा, एम नॉट से लेके m तक dm बाई एम, u को हम लोग यहाँ पे u को यहाँ सॉल्व नहीं कर रहे, बस dm बाई एम। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी को इस इंस्टेंट के लिए अगर कांस्टेंट मान लेंगे तो u अगर बाहर निकाल लेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, dm बाई एम का log m होता है। ठीक है, dm बाई एम का इंटीग्रेशन होगा log m, तो ये इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log m, इसको हम डायरेक्ट, अच्छा नेक्स्ट स्टेप पे लिख देते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे लिख देते हैं, इसको नेक्स्ट स्टेप पे लिख देते हैं। तो देखो यहां से कितना हो जाएगा, v माइनस वी नॉट इक्वल टू यू, dm बाई एम को log m हो गया, लिमिट पुट करेंगे तो क्या यहाँ मिलेगा, log m माइनस एम नॉट। जब इसको सॉल्व करोगे ना, देखो dm बाई एम का log हो गया, log, ठीक है, log m, अब लिमिट पुट करोगे तो log a माइनस b करोगे, दोनों में m नॉट लिख दिए हैं, m नॉट से लेके m यहाँ होगा, तो log a माइनस b का क्या होगा, तो log लिमिट पुट करोगे तो log a माइनस log b, तो log a मतलब log m और माइनस करोगे log m नॉट, समझ रहे हो, माइनस करोगे log m नॉट। अगर लिख नहीं पाओगे तो समझ लो, पीडीएफ भेज देंगे, उससे लिख लेना आराम से घर में। ठीक है, उसको ध्यान से थोड़ा कैलकुलेशन करके लिखना, माइनस कितना, माइनस log m नॉट, ठीक है, u है ये। तो अब इसी को देखो v इक्वल टू, इस v नॉट को इधर भेजो तो v नॉट प्लस क्या होगा, u log, और log a माइनस b को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव टर्म रहेगा। ठीक है, मेरा कहीं कैलकुलेशन मिसिंग था, तो नेगेटिव रहने से यहाँ पे नेगेटिव प्लस रहता है, लॉग यहाँ से माइनस एक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू वी नॉट प्लस यू लॉग एम नॉट बाई एम, यही किसी इंस्टेंट का वेलोसिटी है रॉकेट प्रपोर्शन में। है बहुत सिंपल कैलकुलेशन, एक बार फिर से समझ सकते हो इस चीज को, यहाँ से हम लोग शुरू किए थे, तो ये 11th क्लास में जनरली आता है, इसलिए 9 में नहीं बताते इस चीज को, बट है बहुत सिंपल, है ना, बहुत सिंपल चीज है। तो यहाँ से हम शुरू किए थे, एक बार देख लो फिर से, किस इंस्टेंट में मोमेंटम कंजर्व लिखे एम भी, यहाँ पे सॉल्व करते गए। ठीक है, सॉल्व करते कॉमन लिए, यहाँ पे एम डी वी इक्वल टू माइनस वी प्लस वी जी इंटू डी, मेरा देखना एक नेगेटिव आएगा, ध्यान देना, यहाँ से जब कर लिखोगे ना खुद से एक बार देखना, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, इसी को तुम एम डी वी इक्वल टू माइनस डी यू मान लेना, सॉल्व करना, आगे सॉल्व करोगे इंटीग्रेट कर लेना, एम को इधर भेज देना, यू बाहर निकल गया। ठीक है, इंटीग्रेट कर लिमिट लगा देना एम नॉट से एम तक, इसको बस सॉल्व कर लेना, तो डीएम बाई एम का लॉग होता है, जैसे 1 बाई एक्स डी एक्स का लॉग एक्स होता है, उसी तरह। और सॉल्व करने के बाद एक फाइनल रिजल्ट यहाँ पे हम लोग को मिलेगा, विच इज कॉल्ड v इक्वल टू वी नॉट यू लॉग एम नॉट बाई एम। ठीक है, तो दिस इज द वेलोसिटी हम लोग जो मिलता है, वी गेट दिस, मतलब दिस मच ऑफ वेलोसिटी हम लोग रॉकेट प्रपोर्शन में मिल रहा है। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह हम लोग को याद रखना है। तो इसी तरह होता है रॉकेट प्रपोर्शन का काम, है ना, इसी तरह एक बेसिक जो रॉकेट प्रपोर्शन होता है उसका जो वर्किंग स्ट्रक्चर है, प्रिंसिपल यही है।
रॉकेट होता क्या सभी को पता ही है। उसका डिजाइन का अगर बात करें हम लोग, बेसिक स्ट्रक्चर का, तो वो भी सबको पता है। ठीक है, रुको हम थोड़ा सा बेसिक रॉकेट में क्या रहता है उसको बता दे रहे हैं, डिजाइन कैसे रहता है इसका। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग से डिजाइन के बारे में भी देखते हैं। यहाँ पे मैं डायग्राम रखे हैं, एक सेकेंड रुको। और एक सेकंड वेट करो, हम इसका थोड़ा डायग्राम वाला फोटो एक दिखा रहे हैं। ठीक है, कैसे इसका बेसिक डिजाइन दिखता है, कोई भी बेसिक रॉकेट का डिजाइन कैसा है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे बता रहे हैं। देखो शायद अभी नहीं दिख रहा होगा ना, एक सेकंड रुको। थोड़ा सा मोबाइल स्क्रीन को ठीक से रोटेट कर लेना देखने के लिए। तो ऐसे ही फोटो इसमें पेस्ट हुआ है। देखो स्क्रीन पे सभी लोग ध्यान से, तो ऐसा कुछ बेसिक डिजाइन दिखता है ना। सबसे पहले इसका जो होता है, एक थोड़ा सा रोटेट करना स्क्रीन को, क्योंकि ऐसा ही ये पेस्ट हुआ है, फोटो सीधा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नॉर्मल से एक इसको हम लोग जस्ट एक सीमेटिक डायग्राम बोल सकते हैं सिंगल स्टेज रॉकेट का। इसमें वाटर हीट होता है एटॉमिक, यहाँ पे गाइडो कंट्रोल होता है, इसके नीचे एक गाइड बीम और रेडियो कम्युनिकेटर रिसीवर्स होता है, यहाँ पे अल्कोहल वाटर मिक्सचर होता है जो फ्यूल की तरह यूज कर रहे हैं हम लोग। बेसिकली हम लोग पेट्रोल का भी यूज करते हैं। ठीक है, और अल्कोहल वाटर इज आल्सो काइंड ऑफ सम फ्यूल मिक्सचर ऑफ अल्कोहल वाटर लेते हैं हम लोग। रॉकेट का बॉडी होता है पूरा, जो टैंक है बॉडी उस तरह, लिक्विड ऑक्सीजन रहता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड रहता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड रिएक्शंस चेंबर रहता है, उसके बाद प्रोपोनेंट टर्बो पंप रहता है, ट्रस्ट फ्रेम रहता है, ऑक्सीजन अल्कोहल बर्नर कैप्स रहता है, रॉकेट कंब्यूशन चेंबर रहता है, अल्कोहल पिंटर्स रहता है, एयर वेन रहता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है रॉकेट का, जिसको लोग प्रोपल करते हैं। स्ट्रक्चर इसका एरोडायनामिक्स देखोगे तो तुमको पता चलेगा इट इज अ काइंड ऑफ स्ट्रीमलाइन, डेफिनेटली स्ट्रीमलाइन की तरह होगा, ताकि वो मैक्सिमम वाटर बोल रहे हैं, मैक्सिमम एयर के फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके, है ना। इट इज आल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रीमलाइन, तो उसी स्ट्रक्चर से बनाया गया। अब देखो हाइड्रोजन जो होता है ना, तुम क्लास 10 में पढ़ोगे चैप्टर सोर्स ऑफ एनर्जी, उस चैप्टर में इस चीज को तुम समझोगे, उस चैप्टर में इस चीज को समझोगे कि देखो एक होता है कैलोरीफिक वैल्यू, है ना। हर एक फ्यूल का अपना कैलोरीफिक वैल्यू होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं वुड या फिर कोल, है ना, या फिर कोई भी बर्निंग फ्यूल या फिर फॉसिल फ्यूल्स, सभी का अपना एक कैलोरीफिक वैल्यू होता है। तो जो हाइड्रोजन होता है उसका कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। हम लोग जो एलपीजी यूज करते हैं उसका भी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होता है, बट सबसे ज्यादा होता है हाइड्रोजन का, है ना। तो हाइड्रोजन को कभी भी हम लोग अपने पर्पस के लिए यूज नहीं करते हैं। उसको जब भी यूज करते हैं स्पेसक्राफ्ट, रॉकेट्स, यही सब में हाइड्रोजन गैस को हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होता है। जितना कैलोरीफिक वैल्यू उतना इग्निशन टेम्परेचर, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं ज्वलनशील। ठीक है, तो एलपीजी भी काफी ज्यादा होता है, केरोसिन का भी ज्यादा होता है, पेट्रोल का भी ज्यादा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा होता है हाइड्रोजन का। तो इसीलिए रॉकेट प्रपोल्सन में हाइड्रोजन एज अ फ्यूल हम लोग, हाइड्रोजन देखो हर जगह हाइड्रोजन का यूज किया यहाँ पे। हाइड्रोजन को इसलिए हम लोग यूज करते हैं, इट हैज वेरी high amount of calorific value, it produces large amount of energy, it has very high amount of ignition temperature, so we can use for spacecrafts and rocket purpose, rocket propulsion principles में हम लोग हाइड्रोजन का ही यूज करते रहते हैं। ठीक है, तो बस यही इंट्रोडक्शन पार्ट था। कोई भी किताब में ग्रेविटेशन का तुम थोड़ा रीडिंग कर सकते हो इसके बारे में। जो प्रिंसिपल है उसको हम लोग मैथमेटिक्स जो इसके पीछे का, वो हम लोग पूरी तरह से डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो बस इस चीज को अच्छे से घर में देख लेना। और इस प्रिंसिपल का यूज करके बहुत बार प्रॉब्लम भी बनता है कुछ, मतलब, लेकिन अभी जो है 9th क्लास में तो उतना नहीं देगा इससे रिलेटेड प्रॉब्लम। इवन 11 में भी आजकल बहुत कम देता है रॉकेट प्रपोल्सन का। ठीक है, 11 में भी बहुत काफी कम देता है अब।
पहले एक टाइम में रॉकेट प्रपोर्शन था सिलेबस में, लेकिन अब उतना उसको यूजफुल नहीं रहा, इस सब उतना प्रॉब्लम देता नहीं है, बट हाँ जानकारी के लिए पढ़ना है हम लोग को। तो बताओ अब क्या पढ़ना है, ऐसे कुछ नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना है? फ्लूइड पढ़ना है या फिर सर्कुलर मोशन या सेंटर ऑफ मास, या फिर सिलेबस कुछ है साउंड में तो बता दो। बोलो, कोई भी एक जन बोलो, ये बताओ, कौन बताओगे? बताओ कोई भी। ठीक है, तुम लोग डिसाइड कर लेना इसके बाद क्या पढ़ना है, जो भी बताओगे फिर हम लोग उसका क्लास ले लेंगे। तो ठीक है, आज यहीं तक छोड़ दे रहे हैं। एक बार देखना घर में जो बताएं आज, जो समझ बताए उसको देख लेना, ठीक है? अगले क्लास में फिर लोग आगे डिस्कस करेंगे।